Guys, go through your last lecture notes. If you have any doubt, please ask. Huh? Good evening, sir. Good evening, brother. Any doubts, please ask. सर आपने ग्रुप पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे ना कि अभी बुकलेट के एक्सरसाइज कर ले सर, अगर सर मतलब कब तक का टाइम दिया आपने? ये जब भी कोई नया चैप्टर चालू होता है ना, हाँ जी तो सर। नए चैप्टर की प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो अभी चालू होगा, उसमें कम से कम 2 वीक्स तो लगते ही लगते हैं, ऐसा है। तो यू गेट एक्स्ट्रा 2 वीक्स इवन दो नया चैप्टर चल रहा होगा। ओके समझ में सर। आया मैंने क्या बोला? हाँ सर। सर तो आज से 2 वीक्स ना? अभी आज से क्या मतलब नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, ऐसा समझ के। ओके सर। क्योंकि अभी तो जियो से हमारा 2 लेक्चर और मैं लूंगा, ऐसा है। 2 या 1.5 लेक्चर में फिनिश होगा। और सर उसके बाद जीओसी खत्म? जियो से खत्म हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। कोई बता सकता है लास्ट टाइम क्या आपने लास्ट पार्ट किया था? नॉन एरोमेटिक। ये फिनिश कर दिया है क्या हमने सारा वगैरह? क्या सर? कुछ एनुलिन्स करके पढ़ाया है क्या मैंने आपको? नहीं सर। तो लास्ट आपने टब शेप्ड नॉन एरोमेटिक पढ़ा सर। बेंजीनोइड कंपाउंड्स पढ़ाया मैंने। अच्छा, केवल केवल टब शेप करके लिखाया होगा, राइट? उसमें कोई नोट दिया है क्या? यस। नो सर। ऑल्टरनेट शॉर्ट एंड लॉन्ग बॉन्ड्स का? नहीं सर। नहीं ना, तो सबसे पहले उसका नोट लिखिएगा। सर तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट साइक्लो ऑक्टा 1357 सर टेट्राई। दिस इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और इसके लिए हमें नोट लिखना है। सर यस बेटा। सर मैंने एक ग्रुप में क्वेश्चन डाला सर, उसको देख के बताइए ना। क्या बताना है इसमें? सर आंसर। मतलब किस चीज का क्वेश्चन है? सर जो है आई इफेक्ट और साथ में जो है रेजोनेंस के ऊपर। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर बोलो। 11। कंसीडर द फॉलोइंग कार्बन आयंस। ये क्या करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। खाली तुमको इसमें देखना है बेटा, वो जो माइनस चार्ज है ना, वो किस केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, क्योंकि सब में बेंजीन के साथ कनेक्टेड है, तो वो रेजोनेंस बेंजीन के साथ तो सब में हो रहा है, तो बेंजीन का कोई इफेक्ट नहीं नजर आएगा। फिर आएगा ग्रुप्स कौन सा है, तो NO2 इज विड्रॉइंग ग्रुप, CH3O is releasing group, CH3 is releasing group. So NO2 will stabilize this minus charge by withdrawing electrons. So second will be most stable. तो आप ऐसा ऑप्शन चूज करो जिसमें सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल, और फॉर्चुनेटली ऐसा केवल एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। क्या तुम देख पा रहे हो? यस सर। ऑडिबल? यस सर, फर्स्ट वाला। हाँ, तो इसका मतलब जे मेन टाइप का क्वेश्चन है। अगर 3 ऑप्शन ऐसे दिए होते जिसमें सेकंड नंबर 1 होता, तो वो एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो जाता। 3 या 4 ऑप्शन, 3 ही देगा, ये चौथा एक आध छोड़ देता है। उसके बाद तुम्हें देखना होता है कि सबसे ज्यादा रिलीजिंग कौन सा है। सबसे ज्यादा अच्छा रिलीजिंग CH3O है विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर, जबकि CH3 वाला तो हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलीजिंग होगा। बेंजीन रिंग के साथ लगने पर उसको हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो 1 वाला जो होगा वो लीस्ट स्टेबलाइज करेगा, फिर उसके बाद डिस्टेबलाइज करेगा मैक्सिमम, फिर फोर्थ वाला आ जाएगा डिस्टेबलाइजेशन के उसमें ऑर्डर में, और जिसमें केवल बेंजीन रिंग है वो NO2 से थोड़ा खराब होगा स्टेबिलिटी में। इज इट क्लियर? बट सर OCH3 ग्रुप भी तो जो है माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, तो सर 2 अरे भाई, इज ग्रेटर पहले देन 3 रेजोनेंस होना देखते कैसे हो गया? हैं, पहले रेजोनेंस चेक करते हैं। ऑक्सीजन डायरेक्टली बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो इट इज रिलीजिंग ग्रुप, प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं उसको। बिफोर यू चेक प्लस आई यस। इफेक्ट, आपको पहले प्लस एम देखना है। केवल हेलोजेंस में हम इंडक्टिव डोमिनेट कराते हैं और किसी में नहीं।
ओके सर, थैंक यू। नोट लिखे बेटा सब लोग। और किसी को कोई डाउट है? वैसे तो मेरी हमेशा एडवाइस है पहले आप बुकलेट फिनिश करिए, फिर कहीं और की प्रॉब्लम्स करिए, ठीक है? चलिए एक बार नोट लिखिएगा। एक्सपेरिमेंटली आई एम गिविंग यू नोट फॉर दैट साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। लास्ट लेक्चर नोट्स में लास्ट पार्ट था। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट bonds are alternately short and long. सर आप वापस रिपीट कर सकते हो? Experimentally, it is found that bonds are alternately short and long. जो शॉर्ट बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम लिख लो, और जो लॉन्ग बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ 1.48 एंगस्ट्रॉम। तो वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल ये दिखाना चाहता है कि यहाँ पर रेजोनेंस इनहिबिटेड है। अगर रेजोनेंस हो जाता तो सारे बॉन्ड्स एक जैसे हो जाते, क्योंकि वो मोनोसाइकिल है, और पूरे में अगर वो डीलोकलाइज हो जाता सब कुछ, तो वो एग्जैक्टली जैसे बेंजीन में बॉन्ड्स एक जैसे हो जाते हैं सारे पार्शियल डबल, यहाँ पर वैसा नहीं हो पाता बिकॉज टब शेप में चला जाता है वो। बस इतना सा पॉइंट लिखना था इसमें, ठीक है? अभी एक हेडिंग डालिए, सब हेडिंग यहाँ पर बेंजीनॉइड कंपाउंड। किसी को भी कोई डाउट आता है अपना माइक यूज करिए और पूछिए। सर बोले ना बेटा। वो टब शेप क्यों बनता है? टब शेप तो ये एक्सपेरिमेंटली आपको बताया गया, मतलब देखने में जो चीज, जब अगर तुम जो साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना, तो कोई भी जो जैसे तुम क्या निकालते हो, तुम sp2 निकालते हो और फिर बोलते हो प्लेनर। साइंटिस्ट पहले प्लेनर निकालता है फिर sp2 बोलता है। समझ में आया? तो जब इसके लिए थ्योरेटिकली सोचा गया तो आपको वो एंटी एरोमेटिक निकल रहा था, ठीक है? बिकॉज स्ट्रक्चर आपने प्लेनर मान लिया, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया तो प्लेनर था ही नहीं, वो टब शेप में था। जो न्यूक्लियस की पोजीशन इस तरह से थी कि अगर ज्वाइन करोगे तो टब शेप मिलेगा। तो कंक्लूजन निकाला गया कि यहाँ पर एंटी एरोमेटिसिटी इसीलिए नहीं आ पाती बिकॉज प्लेनैरिटी इज लॉस्ट। समझ में? और प्लेनैरिटी नहीं होगी तो रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा तो जो बॉन्ड्स हैं वो पार्शियल डबल नहीं हो पाएंगे, जो सिंगल है वो सिंगल जैसा और जो डबल है वो डबल जैसा ही रहेगा, इसीलिए बॉन्ड की लेंथ ऐसी निकली, ठीक है? तो इसकी स्टेबिलिटी Yes, कैसे sir. होती है? एक और चीज बोले दो मुझे। तो ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो जब तक तुम घर से पढ़कर नहीं जाओगे ना, तो एग्जाम हॉल में अपने आप नहीं कर पाओगे। तो बाकी सब में तो नॉर्मल सोचना होता है। जो एग्जाम्पल्स ऐसे स्पेशल वाले रहेंगे आप उसको हाईलाइट कर लेना अपने नोट्स में, और वही जो जो मिलता है बस उन्हीं के हिसाब से करना। बाकी सब में नॉर्मल सिनेरियो, आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, प्लेनैरिटी निकालिए और Yes, sir. सॉल्व। अब किसी ने कुछ पूछा? तो स्टेबिलिटी अच्छी होती है कि गंदी होती है? स्टेबिलिटी नॉन एरोमेटिक है ना, तो किसी भी एरोमेटिक से कम और एंटी एरोमेटिक से ज्यादा, सिंपल सी चीज है, ओके ठीक है? चलिए बेंजीनॉइड कंपाउंड्स के लिए एक छोटा सा नोट लिखिएगा। नाम से ही पता चलता है बेंजीनॉइड, तो देयर मस्ट बी अ बेंजीन रिंग। लिखिएगा दोस कंपाउंड्स those compounds which have those compounds which have two or more those compounds which have two or more benzene rings fused together. Those compounds which have two or more benzene rings
fused together are benzenoid compounds. ठीक है, और इसके कुछ 3, 4, 5 एग्जाम्पल्स हैं, एक्चुअली में एग्जाम में वही आते रहते हैं, तो उनका डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे फेमस कंपाउंड है, एंड आई गिव दिस कंपाउंड इन नॉमेनक्लेचर, अगर आप नोट्स चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। Yes. इसका नाम है नैप्थलीन। ठीक है, नैप्थलीन में अगर आप देखोगे तो 2 बेंजीन रिंग्स आपको दिख रही है। ठीक है इसका रेजोनेंस एनर्जी एक डेटा के फॉर्म में आप लिख लो, 61 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, बेंजीन अगर आप सोचोगे, बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी होता है 36 किलो कैलोरी पर मोल। तो कैन यू गेस, अगर इसका 36 है तो आइडियली नैप्थलीन का कितना होना चाहिए था? 72। 72 बिल्कुल सही है, बट 72 क्यों नहीं होता है उसको एनालाइज करते हैं हम लोग। तो सर अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, तो अगर मैं इसको बोलूं कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड है, कैन यू गेस? 6 पाई। 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और इधर देखकर बताओ, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। पगलू हो तुम, कितना है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मैथ्स 2 2 2 मैथ्स दिख गया Yes. गाइस। लेकिन अगर मैं इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दूं, ये वाला, या फिर मैं ये वाला ड्रॉ कर दूं, देन यू विल रियलाइज कि अब एक रिंग में अगर 6 पाई दिख रहा है तो दूसरे में 4 पाई, एक रिंग में 4 पाई दूसरे में 6 पाई। अगर आपको दोनों में 6 पाई चाहिए तो वो जो पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा है ना, वो कहाँ होना चाहिए? कॉमन वॉल पे। क्या आप रियलाइज कर पा रहे हैं? यस सर। जैसे मुंबई में सोसाइटीज में 1 BHK फ्लैट, 2 BHK फ्लैट्स वाला जो सिस्टम है, उसमें वॉल्स कॉमन वाली जो रहती है, अगर वो हटा दोगे तो आप 2 डिफरेंट फ्लैट्स नहीं बोल सकते उस सेंस में। वैसे ही आप यहाँ पर भी, वो एक कॉमन है जिसको आपको दोनों में काउंट करना है। ठीक, लेकिन यही प्रॉब्लम है कि आपने वो शेयरिंग वाला काम किया। अगर इसको सेपरेट कर दो तो आपको इंडिविजुअली 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल पा रहा है। दैट मीन्स बेंजीन की इक्वालिटी पे नहीं जा पा रहा है। पर रिंग जो बेंजीन के पास है, आप बेंजीन का दूसरा प्रिंसिपल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाओगे ना, प्रिंसिपल का मतलब है जिसमें चार्जेस नहीं है, तो हम बोल सकते हैं इसके पास 3 प्रिंसिपल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और भी बना सकते हो, बट प्रिंसिपल कैनोनिकल का यहाँ मीनिंग है कि इनमें कोई चार्ज सेपरेशन वाला स्ट्रक्चर नहीं, जैसे बेंजीन। तो बेंजीन की खास बात ये है कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं, राइट, और दोनों में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको मिल रहे हैं, और जो अगर पर रिंग पे जाएंगे तो जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप है वो दोनों में नहीं मिल पा रहा है, राइट। तो इसका मतलब अगर तुम कंपैरिजन करोगे तो इवन दो, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, even though resonance energy of naphthalene is greater, but benzene is more aromatic. क्या आप समझ पाए क्यों ऐसा हो रहा है? इज इट क्लियर? बेंजीन के पास पर रिंग 36 किलो कैलोरी पर मोल का रेजोनेंस एनर्जी है, जबकि नैप्थलीन के पास अगर निकालोगे तो 61 डिवाइडेड बाय 2 निकल रहा है पर रिंग। और अगर इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में बात करते हो तो इट इज बिकॉज ऑफ शेयरिंग, रिंग्स आर गेटिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज 6 पाई एंड 4 पाई। आप इसको अपने सेंस में जैसे भी लिखना चाहो, आई हैव रिटन हियर द मेन पॉइंट, कॉपी दिस पार्ट। Can you सर explain the मतलब last part?
सर टेक्निकली जिसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होता है उसका एरोमेटिसिटी ज्यादा होना चाहिए क्या? बट इस केस में नहीं हो रहा है, आप ये कहना चाहते हैं? तुमने पूरी कहानी गड़बड़ कर दी। कोई समझाएगा बेटा मैंने क्या एक्सप्लेन किया है? कोई बताएगा इसको? एनीबॉडी? आयुष कहाँ गया बेटा? यस सर। एक्सप्लेन कर पाएगा? हाँ सर। हाँ जब स्टार्ट। पहले वाला जो रिंग है नैप्थलीन में, उसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, उसके सेकंड वाले रिंग में भी, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन्स है दोनों रिंग में, उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, तो जिसके कारण रेजोनेंस एनर्जी अगर सिंगल बेंजीन रिंग का देखा जाएगा तो 36 किलो कैलोरी है, और जबकि नैप्थलीन में 2 रिंग है लेकिन उसका तभी भी 61 है। तो अगर देखा जाएगा तो फिर अगर पर रिंग की बात करेंगे तो डिवाइड बाय 261 यानी कि 30.5 किलो कैलोरी से बस रेजोनेंस एनर्जी आ रहा है, तो रेजोनेंस एनर्जी कम हो गया है। वेरी गुड आयुष। रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग कम हो गया। वेरी गुड। दैट इज व्हाई एरोमेटिसिटी कम हो गई। आइडियली नैप्थलीन का 72 क्यों होना चाहिए था रेजोनेंस एनर्जी? कोई बताएगा? अगर एक बेंजीन रिंग का 36 है तो नैप्थलीन में 2 बेंजीन रिंग दिख रही हैं, तो आइडियली उसका 72 किलो कैलोरी होना चाहिए था। वेरी गुड। मैथ से बेटा। सर हाँ तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला पार्ट मैं नहीं समझा। क्या 6 पाई बेंजीन में 2 + 2 + 2 मैथ्स? नहीं सर, मतलब उधर नैप्थलीन में हाँ तो उसके प्रिंसिपल कैनोनिकल फॉर्म स्ट्रक्चर्स में, मतलब वो आपने बोला ना शेयरिंग वाला जो कॉमन रहता है बॉन्ड, हाँ तो वो वाला पार्ट एक बार बता दीजिए ना। मेरे को समझ में नहीं यार तुम क्या पूछने, मैं तो काउंट करके बता रहा हूँ। 2 2 2 मैथ 6 पाई 2 2 2 6 पाई। आंसर उसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर में जिसमें शेयर नहीं हुआ है, जिसमें कॉमन बॉन्ड नहीं है वो। तो वही तो बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम इसको सेपरेट करके सोचोगे तो 6 पाई और 4 पाई आ रहा है। दैट इज वाई इसकी एरोमेटिसिटी उतनी अच्छी नहीं है। ओके सर। लेकिन अगर किसी भी ऐसे फ्यूज्ड रिंग्स की एरोमेटिसिटी चेक करनी है देन कॉमन वॉल मस्ट हैव पाई बॉन्ड। ओके सर। ओके सर। सर हम जब भी हमको पूछेगा इसका रेजोनेंस एनर्जी तो हम पहला वाले बोलेंगे जिसमें कॉमन में पाई बॉन्ड है। रेजोनेंस एनर्जी पूछेगा नहीं, इसमें रेजोनेंस एनर्जी तो कंपाउंड का आता है, ये तीनों तो इमेजिनरी है। अगर थियोरेटिकली कोई ऐसा कंपाउंड दिया है जो फ्यूज्ड रिंग्स वाला है और तुमसे पूछे कि एरोमेटिक है, एंटी या नॉन एरोमेटिक है, देन ट्राई टू ब्रिंग अ पाई बॉन्ड ऑन द कॉमन बॉन्ड, then you check whether 4n pi rule follows or 4n + 2 pi rule follows per ring. ओके सर, अंडरस्टूड आंसर। थैंक यू ठीक है। सर। यस सर। एवरी टाइम ये तो नोन केसेस है, मैं कह रहा हूँ कोई अननोन सा केस दे दिया तो कोशिश करना, चाहे तुम्हें 4 सेपरेशन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ब्रिंग अ पाई बॉन्ड वेयर एट कॉमन बॉन्ड। ओके सर। सर यस सर बट हम लोग कंसिडर तो पूरा कंपाउंड का करेंगे ना, तो हम उसको ब्रेक क्यों करते हैं? लाइक इंडिविजुअल रिंग्स को ही देखते हैं हम लोग। मतलब मैं समझा नहीं कि पूरे कंपाउंड का इंडिविजुअल क्या पूछना चाहते हो? सर कि हम लोग जब कंपेयर करते हैं तो हम लोग जैसे नैप्थलीन में हमने उनका इंडिविजुअल रिंग्स के साथ क्यों कंपेयर किया हमने? क्या कंपेयर करना है तुमको? किससे कंपेयर कर रहे हो और क्या चीज कंपेयर कर रहे हो? सर जैसे रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी तो हमको डेटा दिया हुआ है, तुमसे पूछा गया है कि ये रेजोनेंस एनर्जी 61 है, ये 36 है, इसके पास 2 बेंजीन रिंग है, तो मैथ्स कहता है कि 72 होना चाहिए, कम क्यों है? अब बोलो तुम क्या पूछना चाहते हो? सर वो ये पूछ रहे हैं कि जो हम नॉर्मल बेंजीन है उसको क्यों कंपेयर करें नैप्थलीन से, क्योंकि नैप्थलीन में 2 क्योंकि बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है। बेंजीनॉइड कंपाउंड्स का मतलब है कि उसके अंदर बेंजीन का रिंग्स है, तो बेंजीन से तो कंपैरिजन होगा ही होगा ना।
ओके सर। अरे यार कितने कॉमन सेंस की बात है कि भाई तुम किसी बंदे ने एक दिन जॉब किया, तुमने 2 दिन जॉब किया और सैलरी मिली, तो कंपैरिजन तो बनता ही बनता है ना कि तुम्हारी सैलरी डबल होनी चाहिए लगभग, फिर पता चला तुम्हें डबल नहीं मिली, इसका मतलब तुमने काम चोरी कर ली। यस सर। यस। हो गया सबसे? यस सर। यस सर। सबने लिख लिया ना अपनी स्टाइल से? मैंने ट्राई किया आपको इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बताना, रेजोनेंस एनर्जी के टर्म्स में बताना। रेजोनेंस एनर्जी तो ज्यादा होगी ना, उसमें ज्यादा बेंजीन रिंग्स हैं, उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तुमको ज्यादा मिल रहे हैं, प्रिंसिपल कैनोनिकल, तो ऑफ कोर्स उसमें ज्यादा ही रेजोनेंस एनर्जी होगी। बट इट इज अबाउट द एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी किसकी ज्यादा है? तो एरोमेटिसिटी पर रिंग डिसाइड होती है, तो पर रिंग एरोमेटिसिटी के लिए पाई इलेक्ट्रॉन्स देखने, तो बेंजीन रिंग में पर रिंग ज्यादा मिल रहा है आपको। अरे यार ये तरुण कह रहा है कि वी कांट कंपेयर, दे मे वर्क इन डिफरेंट कंपनीज, बेटा अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, वो स्टार मार्क लगा रहता है ना कंडीशंस अप्लाइड वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन आपको दे दूं, कॉमन सेंस से आप इसका आंसर निकाल सकते हो वैसे, एक ये क्वेश्चन ले लो, एक ये ले लो, और एक ये ले लो, और फटाफट इनका रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर बता दो। कोई? वेरी गुड, सबने अटेम्प्ट कर लिया? यस सर। देखिए बहुत सिंपल सी है ये, दो जो यहाँ पर, इसको बोलते हैं बाइफिनाइल। हाँ, तो आप देख करके आराम से बता सकते हो कि ये तो सेपरेट बेंजीन रिंग्स हैं, है ना? तो इसमें तो 36 + 36 72 ही होगा। मान लीजिए आपको रेजोनेंस एनर्जी का वैल्यूज नहीं आता है, तो भी एक कॉमन सेंस से आप बता सकते हो कि इसमें 6 pi इलेक्ट्रॉन्स का लूप बिना शेयरिंग का है, इसका मतलब इसकी रेजोनेंस एनर्जी ही सबसे ज्यादा होगी 2। फिर इवन दो यहाँ शेयरिंग है, लेकिन 2 बेंजीन रिंग्स है, तो एक के कंपैरिजन में तो ज्यादा ही होगी। ये आंसर आना चाहिए। अगर तुमसे एरोमेटिसिटी पूछ लेता तो 1 और 2 की एरोमेटिसिटी एक जैसी है, और 3 की एरोमेटिसिटी खराब है। यस सर। सो तो एरोमेटिसिटी में 1 = 2 इज ग्रेटर देन 3 होगा ना? हाँ, ओके सर। should I remove this? यस सर। जस्ट यस सर। सर प्लीज वेट। Guys, if you see these 3 naphthalene canonical structures, can you tell me कि अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं, क्योंकि नंबरिंग इनका फिक्स्ड है, अगर आप नॉमेनक्लेचर भी याद करो तो मैंने नंबरिंग उस टाइम पे भी बताई होगी। इसमें नंबरिंग जैसा मैं कर रहा हूँ वही ऑफिशियल नंबरिंग है, इसको अल्फा बोलते हैं,
हर एक ये जो फर्स्ट पोजीशन है इसको अल्फा बोलते हैं, इसके बाद बीटा बीटा पोजीशन। तो इफ आई आस्क यू, नहीं स्पाइरो वगैरह नहीं है, इसका C1 C2 बताइए कितने स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनमें C1 C2 जो है वो डबल बॉन्ड है और कितनों में सिंगल बॉन्ड है? 2 में डबल बॉन्ड, 1 में सिंगल बॉन्ड। वेरी गुड। और C2 C3 बॉन्ड चेक करो। 1 में डबल, 2 में इसका मतलब कहना से C1 C2 बॉन्ड में जो है वो डबल, मैं लिख ही देता हूँ, डबल बॉन्ड कैरेक्टर मोड। तो बताइए लेंथ क्या होगी? शॉर्टर। और इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर लेस, दोनों ही पार्शियल डबल बॉन्ड है, लेकिन इसमें लेंथ अलग अलग निकल रही क्योंकि प्रिंसिपल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। यही चीज इसमें अगर आपसे पूछ लें तो दो ही प्रिंसिपल हैं, एक में सिंगल एक में डबल, इधर डबल इधर सिंगल, तो इसमें इसीलिए सारे बॉन्ड्स एक जैसे हो जाते हैं। इसमें वैसा नहीं, तो इसके लिए एक नोट लिख लो, ये कॉपी कर सकते हो जो मैंने बोला है, एंड देन यू राइट नोट। सर आप एक बार वो अल्फाबेट वाला क्लियरली बता सकते हैं? अल्फाबेटा तो नंबरिंग है बेटा, 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दो, और जो 1 और 5 है, 1 और 4 पोजीशंस है उसको आप दे दो अल्फा, फिर 5 और 8 को अल्फा, उसके अलावा बीटा पोजीशंस। अच्छा ओके। सब ब्रिजेड कार्बन्स को क्या नंबर दे? क्या बेटा? ब्रिजेड कार्बन्स पे कौन सा नंबर है? उनको नंबरिंग नहीं करते क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो वैलेंसी सर। पूरी सेटिस्फाइड है और उसमें कोई सच रिएक्शंस का, ये नंबरिंग एक्चुअली उसी पॉइंट से दी जाती है कि अल्फा पर अटैक हो रहा है कि बीटा पर। उस पे ज्यादा उसको हमको करना नहीं है, हमें उसको फॉलो करना है कि यही नंबरिंग करनी है। Are you ready to write note? Just a minute. So wait for a minute. सर एक मिनट। Okay. सर 4 अल्फा और 4 बीटा है ना? हाँ, कोई पूछ रहा C1 C2 क्या है बेटा? कार्बन 1 कार्बन 2। डन। सर बस एक मिनट। 30 seconds का। सर डन। लिखिएगा, unlike benzene, the CC bonds in naphthalene, unlike benzene, the CC bonds in naphthalene are not of the same length.
Unlike benzene, the CC bonds in naphthalene are not of the same length. The bonds C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. सबने लिख लिया नंबर? Yes, sir. Are about 1.37 angstrom. So 1.37. Yes, 1.37 angstrom. वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, शॉर्ट और लॉन्ग केवल है, बस इतना है. Whereas other CC bonds are about 1.42 angstrom. Whereas other CC bonds are about 1.42 angstrom. So that data which I gave you here, वो इस वाले कॉन्सेप्ट से मैच करता है. तो आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, फिर भी डेटा आपके लिए बैकअप का काम करता है. और ये डिजाइन अगर ये आपको तीनों पता है तो इट विल बी इजी फॉर यू टू एक्सप्लेन दिस नोट. सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इधर? So can you repeat the note? कोई नोट रिपीट करेगा इसके लिए? Yes, sir. Yes, sir. बोलूं? Yes, yes, please. Unlike benzene, the CC bond in naphthalene are not of the same length. The bonds C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 are about 1.37 angstrom, whereas other CC bonds are about 1.42 angstrom. हो गया? Yes. गाइस, एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो. एक स्पेशल सा कंपाउंड है, हो सकता है आप में से कुछ लोग पहचान जाएं. ये मैंने आपको बताया होगा जब भी नॉमेनक्लेचर कराया होगा. Can you guess the name? Azulene. Wow. Azulene. Azulene. ठीक. Azulene. अब इस एजुलिन को अगर मुझे ये प्रूव करना हो कि एरोमेटिक है कि नहीं है, तो मुझे क्या चीज करनी होगी सबसे पहले? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, डबल बॉन्ड को कॉमन बॉन्ड पे लेके आ जाए. यस, कॉमन वॉल पे लेके आना पड़ेगा. तो कॉमन वॉल पे आएगा कैसे? तो या तो ये वाला बॉन्ड आप इधर घुमा दो या ये वाला बॉन्ड इधर घुमा दो. दोनों पॉसिबिलिटीज आप सोच सकते हो, लेकिन आपको ऐसा सोचना होगा कि आपकी पहली जो चॉइस हो वो ऐसा हो कि दोनों रिंग एरोमेटिक बन जाए. अगर आपने बाई चांस ये वाला जो बॉन्ड है या मैं ये बोलूं ये वाला बॉन्ड तुमने इधर घुमा दिया, तो फिर तुम्हारा ये पेंटावैलेंट हो जाएगा. तो तुम्हें इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, फिर इसको आगे कहीं यहाँ ऐसा ब्रेक करके डालना पड़ेगा. इसकी सिचुएशन अगर तुमने ले ली तो तुमको जो मिलेगा वो ऐसा दिखेगा. 1 2 3 4 5. हाँ, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ ऐसा, यहाँ पर अनटच्ड है, ये प्लस सॉरी ये यहाँ पर माइनस आ गया और ये बॉन्ड यहाँ आ गया. अब आप ध्यान से देखोगे तो इधर 8 पाई आ जाएगा, इधर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा. तो बताइए ये सिस्टम को स्टेबलाइज कर देगा कि डिस्टेबलाइज कर देगा? Destabilize. दैट मींस दिस द रॉन्ग वे. हम ये नहीं प्रिफर करेंगे, यानी अपना ये रोटेशन जो है वो गलत हो गया. तो अगर हम इसका उल्टा करते, उल्टा करने का मतलब अगर हम बॉन्ड्स को ऐसे घुमाते तो सिचुएशन कैसी बनती? तो इधर की तरफ निगेटिव चार्ज आता, राइट, और कॉमन वॉल पे ऐसा, और चाहिए तो आप और भी बॉन्ड घुमा दो और प्लस यहाँ तक ले आ सकते हो.
उसके बाद आपका डबल बॉन्ड एक यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर। अब आप चेक करोगे तो आपको यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। आप ड्राइंग अच्छी कर लेना, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। और ये 6 पाई का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, राइट। तो दोनों आपका देखो एरोमेटिक अचीव करके, अगर एक भी रिंग एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक होती, सॉरी एंटी एरोमेटिक हो जाती, तो हम सिस्टम को एंटी एरोमेटिक बोल देते। ठीक है, ऐसा है। ये हो गया आपका एरोमेटिक। ये पहले भी मैंने डिस्कशन किया था कि ड्यू टू चार्ज सेपरेशन सिस्टम इज बिकमिंग एरोमेटिक। तो वो दूसरा वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबलाइज होगा। अब आप सोचो, इसका कोई फॉर्मूला बता सकता है? C how many, H how many? Maths. सर C10 C10H. 9. 30. सर H30 or 3. सर 6 9. H9. मैथ्स बड़ी कमजोर है तुम। 5 अरे यार, कोई है जिसको ये आया हो? अरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन एटम्स, बीच में तो कार्बन ही टेट्रावैलेंसी दिखा रहा है सारा, तो 8 हाइड्रोजन हो गया। और कार्बन कितने होंगे कि 8 तो यही हो गए और 2 बीच के कार्बन, C10H8। नहीं समझ में आया? सर आ गया। आ गया सर। सिंपल मैथ्स नहीं आती तुम लोग, काउंटिंग का प्रॉब्लम है। सर हम वो सेकंड ये क्या है? नैप्थलीन। नैप्थलीन। चलो कम से कम अच्छा यहाँ का फॉर्मूला बता दो। हाउ मेनी C हाउ मेनी H? कोई सर Same. 10 कार्बन। H18 कितना? So C10. C10H10। Yes, sir. 13 C10H8। यहाँ भी कई लोगों का फॉर्मूला गड़बड़ हो गया। सेम है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए आपस में? आइसोमर। Isomers. आइसोमर्स हो गए। इसीलिए हम जानबूझकर इन दो को स्टडी कर रहे हैं। ये दो फेमस कंपाउंड्स हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, लेकिन ये आइसोमर्स हैं। क्यों कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है वो अब आप ध्यान से देखो। इसमें बताओ, इसकी जो एरोमेटिसिटी है ये बिकॉज ऑफ चार्ज सेपरेशन या विदाउट चार्ज सेपरेशन है? Without charge separation. इसमें एरोमेटिसिटी कब अचीव तुमको मिला या एक्सप्लेन Charge कर पाया? separation. Charge separation. ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, जो केमिकल बॉन्डिंग में तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है? जिसके पास पोलैरिटी हो, प्लस माइनस हो, या जो नॉन पोलर हो? Polarity वाले के पास। पोलैरिटी। हाँ, इसीलिए डाइपोल मोमेंट एक्सपेरिमेंटल डेटा इसका 0.8 डिबाई है और इसका डाइपोल मोमेंट 0 डिबाई है। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले कि कैन यू एक्सप्लेन व्हाई डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस इज 0.8 डिबाई एंड व्हाई नैप्थलीन 0 डिबाई, तो यू कैन इजीली Charge एक्सप्लेन separation. with the help of this dipole. Is it clear? यस सर। Yes, sir. यस सर। That is one property. दूसरा एक प्रॉपर्टी आता है कलर को लेकर के। फ्यूचर में आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, अभी ज्यादा कुछ तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन फ्यूचर में आप पढ़ोगे कि जो कलर होगा ना, जब आप कोई भी लाइट, व्हाइट लाइट डालते हैं तो वो रेडिएशन को एब्सॉर्ब करता है, उसके अकॉर्डिंगली वो एमिशन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, ये सब आपको भी पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए केवल इतना कि जो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट है उसकी वजह से कलर आ रहा है। तो बताइए किस केस में इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट हो पा रहा है? सर फर्स्ट वन। Charge case separation वाले में। इसीलिए एक्सपेरिमेंटली जब चेक किया गया तो इसका ब्लू कलर निकला और ये कलरलेस निकला। दोनों के लिए एक्सप्लेनेशन, चाहे आप डाइपोल मोमेंट बोले या कलर बोले, दोनों के लिए एक ही एक्सप्लेनेशन है कि इन दी फर्स्ट केस एजुलिन
the aromaticity or stability comes due to charge separation. तो जो भी चार्ज वाले प्रॉपर्टीज होंगे ना, वो सब तुम्हें एजुलीन में नजर आएंगे, नैप्थलीन में नजर नहीं आएंगे. कॉपी कर लो ये पार्ट. सर आपने कलर वाला क्या बोला, रिपीट कर सकते हैं? अरे यार, जहां पर भी चार्ज से आप केवल लिख लो बेटा, ये बाद में फिर देखा जाएगा. अभी के लिए केवल इतने लिख लो कि ये ब्लू कलर है, वो कलरलेस है, इसके बाद 0.8 डिबाई है और 0 डिबाई है, और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आ रही हैं दैट इज बिकॉज ऑफ चार्ज सेपरेशन. डन. नो सर, प्लीज वेट. सर वेट प्लीज. सर एक मिनट. So wait, ओके ओके ओके. sir, यस. सर एजुलिन में एरोमेटिसिटी चार्ज सेपरेशन की वजह से आई थी और सेकंड वाले में क्यों आई थी सर? वो एरोमेटिसिटी पहले से ही है. एरोमेटिसिटी तो कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक है. वी हैव एक्सप्लेन्ड दैट with the help of the second structure जिसमें चार्ज सेपरेशन. नैप्थलीन में तो बिना चार्ज सेपरेशन वाला स्ट्रक्चर ही एक्सप्लेन कर रहा था ना, 6x6 इलेक्ट्रॉन्स का लूप. प्रीवियस पेज में देखो. Yes, sir. Should I remove this page now? Yes sir. नो सर, प्लीज वेट सर. एक मिनट. Okay. ये आप सब लिखिएगा अच्छे ढंग से, बिकॉज यू मेक इट दिस डायरेक्टली इन द एग्जाम. सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा इसमें से. बहुत सारा डिस्कशन ऐसा हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये मैं नहीं भी करूंगा ना तो मैं थोड़ी ना पता चलेगा. तुमको तो मालूम है एरोमेटिसिटी का क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, कैसे निकालते हैं. दीज आर द एक्स्ट्रा थिंग्स जो एडवांस लेवल एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है.
Let me know if you have copied down. सर Yes. सर अगर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप दे दिए गए और उसमें पूछा कि बेसिसिटी का ऑर्डर बताओ डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम लोग पहले रेजोनेंस चेक करेंगे, उसमें भी इंडक्टिव ऑर्डर डायरेक्टली बता देंगे। नेगेटिव इंडक्टिव हो या पॉजिटिव इंडक्टिव हो, सबसे पहले रेजोनेंस ही चेक किया जाता है। ओके अगर रेजोनेंस इफेक्ट से कोई ग्रुप या कोई बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है या इंक्रीज हो जाती है, तो आप रेजोनेंस वाला ही फैक्टर कंसीडर करोगे। ओके गाइस 2-3 और एग्जांपल्स हैं इसमें, जैसे एक एग्जांपल आप चूज कर लो, ये इसको एंथ्रासिन कहते हैं। ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं अपने को, इसका रेजोनेंस एनर्जी लिख लो 84 किलो कैलोरी पर मोल है। और फिर आप एक फेनंथ्रीन लिख लो, ये स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं, इनके वैल्यूज आप रट भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कॉपी कर लो। सर पिनेंथ्रीन लिखा हुआ है ना? फेनंथ्रीन बिल्कुल सही। सर डन। डन सर। सर 1 मिनट। So what's the difference between anthracene and phenanthrene? स्ट्रक्चर देखो, Yes sir, तो वो स्ट्रक्चर डिफरेंट कैसे हुआ? सर ये भी एक दूसरे का आइसोमर ही है ना? हाँ ये दोनों भी एक दूसरे का आइसोमर्स है, सब कुछ एक जैसा है ना। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों है? एंड आल्सो रेजोनेंस एनर्जी। क्या चीज? तो फिर इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों है एंड रेजोनेंस एनर्जी भी डिफरेंट क्यों है? कंपाउंड्स अलग अलग है बेटा, स्ट्रक्चर डिफरेंट, कंपाउंड्स अलग अलग, आइसोमर्स है एक दूसरे के, नाम अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है। केवल बेंजीन वाइट कंपाउंड्स है, ये फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स है, बस इसमें इतना ही बताना था मुझे। ओके सर। गाइस ये सब बढ़ा दें अभी। सर बस एक मिनट। यस हम लोगों ने वो किया हुआ था सब, थियोफेन और पायरोल फ्यूरान। यस सर। यस सर, लास्ट यस बार। सर। ओके ओके, तो अभी आप लिखिएगा एन्युलिन एग्जाम्पल। सर आपने स्लाइड चेंज किया क्या? नहीं नहीं चेंज नहीं किया बेटा, वही है, अभी मेरे को चेंज करने तो आप। ओके सर इसका रेजोनेंस एनर्जी लर्न करके हमें बेनिफिट क्या होगा? इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा, ये सब स्टैंडर्ड एग्जांपल्स है बेंजीनोइड के, तो आपसे सीधे रेजोनेंस एनर्जी पूछ लेगा या एरोमेटिसिटी पूछ लेगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें।
और ये आपका बेंजीनोइड नहीं था, ये नॉन बेंजीनोइड है, बट दिस इज आइसोमर ऑफ अ बेंजीनोइड कंपाउंड। तो इनमें आपस में वो कंपैरिजन कर लेता है। सर ये सब एनुलिन में आप सिर्फ predict कर- रेजोनेंस एनर्जी पूछता है ना? अब सारे क्वेश्चंस मैं अपने आप थोड़ी ना सोच पाऊंगा, अब वहां पर अलग अलग प्रोफेसर होते हैं, सबके अपने दिमाग है। कॉन्सेप्ट्स आपको एक बता दिया, उसमें कुछ भी पूछ ले आपसे, वो आप अकॉर्डिंगली सोच लेना। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको नैप्थलीन का डिटेल एनालिसिस किया, उनका प्रिंसिपल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाया, फिर C1 C2 इस तरह का लेंथ कंपैरिजन किया। कभी इस तरह का कोई अननोन सा कंपाउंड कुछ पूछ ले तो तुम भी ट्राई करना पहले कैनोनिकल फॉर्म्स लिखने का, फिर देखना कि क्या कैनोनिकल फॉर्म्स आइडेंटिकल हैं जैसे बेंजीन रिंग में होता है। अगर आइडेंटिकल निकल जाए तो सारे बॉन्ड्स एक जैसे हो जाएंगे। अगर आइडेंटिकल नहीं है, इसका मतलब बॉन्ड्स जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग वाले हो सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। यस सर। क्योंकि हम सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ नहीं कर सकते ना, वो कुछ अपनी मर्जी से भी कहीं ना कहीं से ढूंढ कर लाएंगे। तो अगर कुछ ऐसा आया तो आप इसी स्टाइल से किसी कॉन्सेप्ट से सोचेंगे तो यू कैन, क्योंकि ऑप्शन भी तो दिया होगा। नोट लिखिएगा यहाँ पर। एनुलिन क्या है पहले तो ये लिखो, कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक conjugated monocyclic hydrocarbons of formula CnHN. CnHN. Here ring size of aniline is indicated. Ring size of aniline is indicated by writing So the ring ring size of aniline is indicated by writing number inside the square bracket. Number inside the square bracket. Can you guess? 4 एनुलिन का असली नाम क्या है? ब्यूटाडाइन, और कोई? साइक्लोब्यूटाडाइन, यस, साइक्लोब्यूटाडाइन। एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? एंटी एरोमेटिक। तो अब सोचिए, किसी ने आपसे पूछ लिया होता 4 एनुलिन इज ऑप्शंस एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज आपको एनुलिन ही नहीं मालूम है। तो एक छोटी सी नॉलेज और आपको दे दी, ये काम हो गया आपको, क्योंकि ऑलरेडी आपको मालूम है साइक्लोब्यूटाडाइन इज एंटी एरोमेटिक। अब दूसरा अगर आप चूज करेंगे तो 6 एनुलिन क्या है? बेंजीन, सब बेंजीन, एरोमेटिक निकल गया। एरोमेटिक 8 एनुलिन क्या है बताइए? नॉन एरोमेटिक, तो साइक्लोऑक्टा 135 यस, ये क्या है? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। तो हम लोग जितने भी एनुलिन्स अपने को पढ़ना है सब हम लोग यहीं से करके जाएंगे एग्जाम हॉल में। तो आपको अलग से कुछ नहीं सोचना है। तो पहले इतना कॉपी कर लो एंड देन यू राइट हेडिंग 10 एनुलिन।
लिखिएगा 10 एनुअली। गाइस ये आपके लिए अननोन कंपाउंड है। अब अनफॉर्चुनेटली अपने को स्ट्रक्चर नहीं मालूम है, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या है स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो एक जो पॉसिबिलिटी बनती है स्ट्रक्चर की, लेट मी ड्रॉ, मेरा थोड़ा सा ड्राइंग गड़बड़ है, फिर भी आई विल ट्राई कि ठीक ठाक बन जाए। जिनकी ड्राइंग मेरे जैसी ही खराब है वो लोग ये स्टाइल यूज कर सकते हैं, इससे काफी कुछ सही बन जाता है। So it's aromatic, right? मैंने अभी बताया नहीं है। Okay, sir. बन गया। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट कर लो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स काउंट कर लो, एक ये पॉसिबिलिटी बनती है। एक पॉसिबिलिटी जो बनती है, अगर आप 10 एनिलीन देखोगे तो C10 हमारे पास एक नैप्थलीन है, तो अगर उसके जैसा ट्राई करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। बट ये मोनोसाइक्लिक है, तो उसी स्टाइल से आपको ड्रॉ करना है। अगर एक और स्ट्रक्चर देखेंगे तो इन दोनों के बीच का स्ट्रक्चर एक बन सकता है। ये तो एक्चुअली ऐसे ही बना रहा हूं मैं नाम के लिए, कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। सो कंसीडर कर लेते हैं 3 स्ट्रक्चर्स। ये सब मैंने क्यों ड्रॉ किया अभी आपको आइडिया लग जाएगा। कोई भी कौन सा स्ट्रक्चर वो एडॉप्ट करता है जिसमें वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो, राइट? यानी कि कोई भी डिस्टेबलाइजेशन वाला फैक्टर वर्क नहीं करना चाहिए। एक बार अगर आप रिकॉल करो तो नॉमेनक्लेचर में परहैप्स मैंने अब सिस एंड ट्रांस कुछ बताया होगा। डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर ऐसा दिया हो तो इसको ट्रांस बोलते हैं। अगर बॉन्ड एक ही डायरेक्शन में जा रहा होगा तो उसको सिस बोलते हैं। एंड ट्रांस यूजुअली स्टेबल होता है। यानी अगर डबल बॉन्ड में कभी ऐसा बॉन्डिंग वाली स्टेट चाहिए तो वो किस फॉर्म में रहना पसंद करेगा? ट्रांस वाले में। तुम ये बता सकते हो इसमें कितने सिस एंड कितने ट्रांस हैं? Anybody? In the first case, Zero है you ना? guess? Zero? Sir, 5 से Zero 7 trans. 5 cis and how many trans? Zero trans. तो 0। हाँ, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं all cis. That is better. ठीक है, इस वाले में 1 ट्रांस, राइट? एक ही दिख रहा है, ये देखो, बाकी सब सिस है। तो कई बार इसको मोनो ट्रांस करके लिख देते हैं। 1 ट्रांस करके भी लिख दोगे चलेगा। और इसको हम लोग लिखते हैं बिकॉज इसमें अगर ये एक इधर ट्रांस है एक इधर ट्रांस है, तो इसको लिखेंगे 2 ट्रांस 3 सिस, राइट? दूसरी बात, अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें जो है, अगर आप बॉन्ड एंगल, एक्चुअली आप मैथमेटिकली भी सोच सकते हो, आप निकाल सकते हो, आप सब पढ़े लिखे बच्चे हो। वैसे मैं लिख देता हूँ, बॉन्ड एंगल इसका 144 डिग्री आता है, लेकिन प्लेनैरिटी के हिसाब से जो रिक्वायर्ड है, एक्सपेक्टेड जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 120। यानी कि इन इसमें क्या आ गया? क्या समझ में आया? Ten. कंस्ट्रेंट कैसे आया? तो क्या ये प्लेनर इस फॉर्म Yes, में रह sir. सकता है? एंड एरोमेटिसिटी की बेसिक कंडीशन क्या है? स्ट्रक्चर प्लेनर To होना be चाहिए। planar. Planar होना चाहिए। Planarity. अब इस पे आते हैं, दूसरा वाला। इसमें ध्यान से देखोगे तो हर एक बॉन्ड 120 है। रेगुलर हेक्सागन में यही होता है ना, हर एक बॉन्ड 120 हो गया। और 120 तुम्हें चाहिए, 120 आ रहा है और 120 एक्सपेक्टेड भी था।
यानी कि यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, नो एंगल स्ट्रेन। क्या ये समझ में आया? सर पहले वाले में 120 क्यों एक्सपेक्टेड था? प्लेनैरिटी के लिए sp2 चाहिए, sp2 के हिसाब से 120 एक्सपेक्टेड अच्छा रहेगा। हाँ, ओके सर। वो छोड़ो, थर्ड वाला समझ में आया क्या? मैंने लिख दिया नो एंगल स्ट्रेन। इज इट क्लियर? यस सर। एक बार रिपीट कर दो ना थर्ड वाला। थर्ड वाले में मैंने बोला कि हर एक बॉन्ड एंगल, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन जैसा बन गया, तो 120 होगा और 120 एक्सपेक्टेड था, तो नो एंगल स्ट्रेन। इज इट क्लियर? ओके सर। बट जब तुमने ये डिजाइन बनाई तो तुम ध्यान से देखोगे तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बहुत क्लोज आ गए। कैन यू सी? यस सर। तो हम इसमें बोलते हैं कि टू हाइड्रोजन एटम्स इंटरफेयर, और जब ये इंटरफेयर करेंगे तो ये पूरे रिंग को फोर्स कर देंगे प्लिनैरिटी लूज करने के लिए। ठीक है, यानी यहां पर भी इवन दो एंगल स्ट्रेन नहीं है, बट ये दो हाइड्रोजन एटम्स का इंटरफेरेंस है, बिकॉज ऑफ दैट द मॉलिक्यूल लूजेस प्लिनैरिटी। ये वाला तो इन दोनों के बीच का केस है, तो ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, यानी बेस्ट तो यही है। और इसमें भी प्लिनैरिटी इज लॉस्ट, इसके लिए मैं नोट लिखाता हूं अभी, बट प्लिनैरिटी इज लॉस्ट हियर आल्सो। व्हाई? टू हाइड्रोजन एटम्स इंटरफियर ईच अदर। ठीक है, यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर प्लिनैरिटी पे नहीं जाता, और अगर प्लिनैरिटी नहीं होगी, इवन दो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहा है, कैन वी से कंपाउंड एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। यस। अब ये सब चीजें तुम एग्जाम में प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, हाँ, लेकिन एक बार पढ़ के जाओगे, फिर उस पे कुछ और वो सोचकर पूछेगा, देन यू विल बी एबल टू आंसर। इसीलिए 10 एनिलीन भी नॉन एरोमेटिक है। तो हमारे पास दो ऐसे एग्जांपल्स आ गए जिसमें एक में एंटी एरोमेटिक लग रहा था बट वो नॉन एरोमेटिक निकला, टब शेप वाला, और इसमें एरोमेटिक लग रहा था लेकिन ये नॉन एरोमेटिक निकला बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स। इज इट क्लियर? यस सर। यस इसको सर। आप कॉपी कर लो पहले। आंसर सेकंड वाले में क्या प्रॉब्लम हुआ? सेकेंड वाले में तो फर्स्ट और थर्ड के बीच का है ना, तो उसमें एंगल स्ट्रेन भी है, थोड़ा कम हो गया, और साथ में उसपे जो सेकेंड में प्रॉब्लम होगा वो भी थोड़ा बहुत आएगा, तो दोनों के बीच का है, तो वो तो नहीं चलेगा। ओके सर। सर अगर कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो फिर क्या होगा? हमने जो थर्ड बनाया है ना वो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर। इसके अलावा तुम कुछ भी बनाओगे तो या तो एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा या इस तरह का स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। ओके सर। सर ये कोई पैटर्न है क्या सर, ऐसे पहले 4 फिर 10 फिर 16 होगा? हाँ, इसी पैटर्न में जाते हैं ना। ईच पाई बॉन्ड विल इंक्रीज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सबने कॉपी कर लिया? छोटा सा नोट बोल दूं? सर बस 2 मिनट। थर्ड थर्ड के लिए मुझे बोलना है, ये भी लिख देना कि अनस्टेबल, ये वाला भी फॉर्म नहीं चलेगा। सर हमने पूरी कहानी पढ़ी, हम लोग को ये जानना था क्योंकि नॉन एरोमेटिक है ना। हम ये तो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली अपने को पता है नॉन एरोमेटिक है, बट वी हैव टू प्रूव थ्योरेटिकली। तो हमने 3 स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया कि अगर हम सोचेंगे तो भी वो एरोमेटिक नहीं निकल रहा है। सर वो 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में रिपल्शन हो गया ना, इसलिए प्लिनैरिटी लूज कर गया कंपाउंड।
Somebody was asking something. यस सर। सर मैं बोलिए पूछ रहा था कि दो हाइड्रोजन एटम के बीच में वहाँ पे थर्ड केस में रिपल्शन हो जाएगा, इससे पूरा कंपाउंड प्लेनैरिटी लूज कर गया ना। यस परफेक्ट। मैं नोट बोल दूं अगर जो नहीं लिख पाए लिखिएगा, थर्ड केस में लिखिएगा, थर्ड में। सर 2 मिनट। सर 1 मिनट वेट करो ना। 1 मिनट क्या करो, वेट करो। ओके। सेकंड वाले के लिए क्या लिखेंगे हम? सेकंड वाले के लिए वो भी अनस्टेबल है, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना, वो बीच का केस है, सबसे अच्छा थर्ड केस है। अगर वहां पर भी खराब हो गया तो इसका मतलब सेकंड तो बेकार ही होगा। ओके। इनसे ज्यादा स्टेबल कोई स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम। इनसे ज्यादा नहीं कर सकते ना, क्योंकि नेचुरली जो एक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है C10 वाला, वो नैप्थलीन है। तो नैप्थलीन में एंगल स्ट्रेन नहीं होता है, उसमें स्ट्रेन एलिमिनेट कर दिया, तो वही हमने सोच करके इसको ड्रॉ किया। लिखिएगा थर्ड स्ट्रक्चर में, इसको आप थर्ड वाले को ऐसा भी लिखा सकते हो, सिस ट्रांस, फिर लिखो सिस, फिर सिस, फिर ट्रांस, और यहाँ पर लिखिएगा हियर एंगल स्ट्रेन इज एलिमिनेटेड। Here angle strain is eliminated as bond angle is 120 each. But two hydrogen atoms present at center of ring. Two hydrogen atoms present at center of ring interfere with each other. Interfere with each other and force the molecule out of planarity. Hence 10-aniline is non-aromatic. So can you please repeat the last line? Two hydrogen atoms interfere with each other and force the molecule out of planarity. Hence 10-aniline is non-aromatic. Okay, sir. Should I remove this page now? यस सर। 1 minute, sir. Guys, अब although 10-aniline जो अपने सिलेबस में है that is non-aromatic, but there are some other compounds जो 10-aniline से आप डिराइव कर सकते हो, आप विजुलाइज कर सकते हो। अच्छा ये बताइए किसकी वजह से ये प्लेनैरिटी लूज कर रहा था? हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन। तो अगर वो 2 हाइड्रोजन आप हटा दो तो प्लेनैरिटी आ सकती है, लेकिन हाइड्रोजन हटा कैसे दे? वो तो वैलेंसी अनसेटिस्फाई कर देगा। तो जो 2 कार्बन जिनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करवानी थी उनको आपस में लिंक कर दिया। ये एक नेचुरली एग्जिस्टिंग कंपाउंड है जिसको बोलते हैं नैप्थलीन। सोचिए कितना इंटरेस्टिंग ये पार्ट है कि आप जो 2 हाइड्रोजन, आप रिलेट करिए थियरी को
कि वहां एरोमेटिसिटी नहीं आ रही थी, लेकिन 2 हाइड्रोजन जिनकी वजह से प्लेनैरिटी लूज की उनको हटा दिया, तो तुरंत आपको नैप्थलीन जैसा कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ा उसके लिए. So this is one of the examples where you can say कि 2 hydrogen atoms which were interfering with each other, and if you remove those 2 hydrogen atoms we get compound like naphthalene and वो aromatic आ गया. So this is one example. फिर एक एग्जाम्पल ऐसा बनता है जिसमें अगर आप 2 हाइड्रोजन एटम्स हटा दो और प्लेन के बाहर जाकर के वैलेंसी सेटिस्फाई करा दो, आप ऑक्सीजन लगा सकते हो ऐसे. तो प्लेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे का प्लेन पूरा डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला है, और जो इंटरफेयर कर रहे थे वो हाइड्रोजन एटम्स हटा करके तुमने ऑक्सीजन डाल दिया ऊपर, ये भी एरोमेटिक हो गया. यानी ये भी एरोमेटिक का एग्जांपल है. अब तुम्हें कम समझ में आए, ज्यादा समझ में आए, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता. आपको केवल ये लिस्ट बनाकर रख लेनी है 10 एनुलिन्स के जो सब्स्टिट्यूटेड वाले केसेस हैं, जिनमें केवल आपको वो डाइवैलेंट डालकर दिखाना है. यहाँ पर आप NH लगा दो तभी भी आपकी आ जाएगी उसी तरह से एरोमेटिसिटी. फिर एक एग्जांपल में CH2 डाल देते हैं. These are few examples from advanced exam point of view, और ये सब एरोमेटिक है. क्यों एरोमेटिक है ये आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज वी हैव रिमूव 2 हाइड्रोजन एटम्स और उसके बदले हमने क्या लिख दिया, कोई ग्रुप डाल दिया Yes, sir. ONH या CH2, या फिर दोनों बॉन्ड्स को कनेक्ट, दोनों कार्बन एटम्स को कनेक्ट कर दिया. So these are aromatic forms of phenanedione by removing the ये 2 सारे के hydrogens. सारे एरोमेटिक है. Okay, sir. ये 10 एनुलिन के डेरिवेटिव्स है ना. डेरिवेटिव्स तो बोलना ठीक नहीं है, बट आप उनसे रिलेट करते हुए कंपाउंड लिख रहे हो. ओके सर. सर मैं 2 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया क्या इसके बाद? नहीं, मैंने केवल एग्जांपल लिखा है जो एरोमेटिक कंपाउंड है. ओके. कॉपी कर लिया हो तो मैं रिमूव कर दूं. Wait, sir. ओके. सर तो ऐसे न्यूमरस एग्जांपल्स होंगे ना. दूसरे अगर कोई केस ले आओगे, कोई बहुत बल्कि सा हो गया तो हो सकता है बदल जाए. ये सब ऐसे कंपाउंड्स है जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और वो स्टैंडर्ड बुक्स में तुम्हें एग्जांपल्स मिल जाएंगे, तो वहीं से मैंने लिए हुए हैं. बाकी तुम्हें इनमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, आएगा तो 99.99% यही आएगा. ओके सर. Let me know if you have copied. Huh? सर डन. सर 2 मिनट. So please wait now. ओके सर. वेट. अब वो पार्ट जरूर लिख लेना कि to write these examples we have removed 2 hydrogen atoms which were interfering with each other in 10 aniline, like that.
सर जो नीचे के 3 केस बनाए ना सर, जिसमें अपने ONH और सर इसमें सर ये एरोमेटिक कैसे हुए हैं? इसमें हाइड्रोजन एटम्स हटा दिया और प्लेन के बाहर लेकर चले गए दोनों बॉन्ड्स को, उससे नीचे वाला रिंग पूरा प्लेनर ही रहा और जो एक्स्ट्रा बॉन्ड था वो हमने ऑक्सीजन NH या CH2 से सेटिस्फाई करा दिया। अच्छा ओके सर। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड होंगे उनको ऊपर से कोई लेना देना नहीं, वो केवल नीचे का जो प्लेन का रिंग है उसमें डीलोकलाइज्ड। ओके सर। गाइस अब कंटिन्यू करते हैं इसको और फिर इसमें लिखिएगा 12 एनुलिन। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, इसलिए सीधे सीधे इसको लिख दो एंटी एरोमेटिक। 12 एनुलिन एंटी एरोमेटिक। और इसके बाद लिख दो 14 एनुलिन, इसके सामने लिख देना एरोमेटिक। कई बुक्स में ये इसका आंसर गलत दिया हुआ है अनफॉर्चुनेटली। जो हमने 10 एनुलिन में इंटरफेरेंस दिखाया ना, वैसा ही वो इसमें दिखा करके बोलते हैं कि ये नॉन एरोमेटिक है। बट अगर आप अच्छी वाली बुक्स रिफर करोगे तो सब में, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन सब में दिया हुआ है ये एरोमेटिक। यहाँ क्यों नहीं है हाइड्रोजन इंटरफेरेंस? आई विल गिव यू ऑल द नोट्स। ये एक डायग्राम आप कॉपी कर लो, क्योंकि इस तरह आप सोच नहीं पाओगे। ये सब जैसे काइट वगैरह, आप अगर कभी गुजरात जाओगे 14 जनवरी के आसपास तो आपको ये सब मिलेगा। ये कॉपी कर लो और एक छोटा सा नोट लिखो। सर इधर H बॉन्ड्स का मतलब H एटम्स का इंटरफेरेंस नहीं होता है क्या? H एटम्स का उसके लिए नोट बोलने तो दो मुझे। हैव यू कॉपीड इंटरफेरेंस दिस? नहीं शैल होता आई है गिव द क्या? नोट? लिखिएगा। सर वेट, सर 1 सेकंड। लिखिएगा। Here similar interference, as in 10 aniline, but interference is less as the ring size is larger. Repeat as Interference is less as the ring size is larger. Guys, आपको याद है एक बार मैंने बोला था कि nowadays we check aromaticity experimentally by applying magnetic field. याद है NMR Yes, sir. technique? Yes, sir. yes sir. Yes. उससे पता चलता है कि ये 14 एनुलिन एरोमेटिक है। तो फिर उसके लिए हम अगला नोट लिखते हैं। लिखिएगा 14 aniline is not completely planar. 14 aniline is not completely planar. थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस तो होगा ही होगा, not completely planar, but experimentally it is found to be aromatic. Experimentally it is found to be aromatic.
small distortion from planarity does not prevent aromaticity. Small distortion from planarity does not prevent aromaticity. सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. However, to remove interference completely, a bridge is introduced. जैसे आपने 10 एनुलिन में किया था, एग्जैक्टली वही स्टाइल यहां पर हम लोग एडॉप्ट करते हैं, सेम मैनर में जैसे वहां पर आपने किया हुआ था, एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पर भी आप जैसे CH2 लगा दो यहाँ, और यहाँ भी CH2 लगा दो। इसका वैसे तो नाम है, नाम से कोई लेना देना नहीं है वैसे तो, में डाइमेथेनो 14 एनुलिन इसको बोलते हैं। इसको कॉपी कर सकते हो ये दिखाने के लिए कि वी हैव रिमूव्ड हाइड्रोजन इंटरफेरेंस। प्लीज कॉपी। सर इसको एंथ्रासीन बना सकते हैं? इसको क्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल तुमने सही सोचा, एंथ्रासीन बना नहीं सकते, मतलब आप सोच सकते हो, यू कैन रिलेट कि इन एंथ्रासीन दोस टू हाइड्रोजन एटम्स इंटरफेरेंस रिमूव्ड। यस सर, यस। वेरी गुड बेटा। सर वो नोट का रिपीट कर सकते हैं? क्या चीज? तुम्हारी आवाज बेटा क्रैक हो रही है, मेरे को ठीक समझ में नहीं आ रहा, पर आप तुम नोट मांग रहे हो, मैंने 3 नोट दिए, तो आप एक बार ग्रुप में डालोगे तो वो आपको भेज देगा कोई ना कोई। गाइस एक और नोट लिखिएगा फटाफट, टाइम बहुत कम है, सो लेट मी कंप्लीट दैट नोट एंड लेट मी गिव द एग्जांपल फॉर दैट। फटाफट उसको लिख लेते हैं, फिर आप रेस्ट करिएगा। प्लीज राइट, आर यू रेडी? Yes, sir. Yes, sir. Another way of removing hydrogen interference for 14 aniline is, another way of removing hydrogen interference for 14 aniline is to introduce, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपको मिलेगा एग्जांपल, is to introduce one or more triple bonds in the system. One or more triple bonds in the system. One or more triple bonds in the system. जैसे इसी के लिए मैं अगर एग्जांपल लिखूं तो एक नाम है डिहाइड्रो 14 एनुलिन। डिहाइड्रो 14 एनुलिन। लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड देन यू विल गेट टू नो कि मैं क्या बता रहा हूं। गाइस देख के बता सकते हो हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स हियर? टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर? Sir, 7. Pi electrons. So 16. Oh, oh, 14. Each pi electron contributes 2 pi electrons. So 16. 14. 16 pi electrons. 16. But important ये है कि आप, ये तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, बट इसको देखो, एक जब ट्रिपल बॉन्ड आप ड्रॉ करते हो ना, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि आपने 2 कार्बन एटम्स का साइडवेज ओवरलैपिंग कराया, उनके ऑर्बिटल्स का लेटर से px वाले हैं, तो जो py होगा ना वो तो परपेंडिकुलर आएगा ऐसा, ये तो अगर इमेजिन करिए कि ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व है बाकी पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो क्या परपेंडिकुलर वाला भी इन्वॉल्व होगा? तो आंसर है नो। सो आउट ऑफ
out of 2 pi in triple bond, only 1 pi participates in resonance. This is very special. तो एक्चुअली में अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड, योर आंसर विल बी 14 पायलट 14 बार। इसीलिए ये सिस्टम भी एरोमेटिक। कॉपी कर लो इसको, इसका और भी हम बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना कॉपी कर लो। सर इससे पहले वाले कंपाउंड का नाम क्या था? डी मेथेनो। नाम की जरूरत नहीं है बेटा। अच्छा, Those who have copied, they can leave. बोले बेटा। सर इससे पहले आपने जो ये वाले नोट से पहले एक नोट बताया था, उसका लास्ट लाइन क्या था हाउएवर के बाद? however to remove कोई इसके लिए interference नोट बेटा completely। एक पिक्चर क्लिक करके डाल दे। सर यहाँ तो हम लोग कंपाउंड चेंज कर रहे हैं ना? हाँ कंपाउंड बदल गया, ऊपर नाम लिखा है डिहाइड्रो 14 एनुलिन, ऑल्दो नाम की कोई जरूरत नहीं है, कंपाउंड बदल गया। यस सर। सर थैंक यू सर। ओके।